Hello everyone. In this video, we are going to study Unit 2 of Personal Finance Planning. So let us start with the meaning of investment. Investment क्या होता है? Investment basically एक आइटम है या एक एसेट है जो कि हम एक्वायर करते हैं किस गोल से, ताकि हमारी इनकम जनरेट हो सके या हमें अप्रिसिएशन मिल सके। अप्रिसिएशन क्या होता है? अप्रिसिएशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एसेट 100 रुपीज का खरीदा, लेट्स सपोज अ शेयर। ठीक है, इसकी वैल्यू 100 रुपीज की है और कुछ टाइम बाद इसकी वैल्यू 120 हो जाए, तो मुझे क्या मिला है? अप्रिसिएशन। 20 रुपीज का मुझे अप्रिसिएशन मिला है, राइट। इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, बिकॉज जो भी हमारी इनकम होती है, राइट, उसमें से हमारी कुछ सेविंग्स बचती हैं। अब उस सेविंग्स को अगर हम घर में रखेंगे तो हमारी इनकम नहीं बढ़ती, लेकिन अगर हम इसको चैनलाइज करें किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, ताकि हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम बैंक में ही अगर रख रहे हैं, तो उससे हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं, राइट। तो हमें चैनलाइज करना होता है किसी ना किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। जितनी हाई इन्वेस्टमेंट होगी उतनी हाइयर हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो फाइनेंशियल एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम रियल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हम क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, जैसे कि हमारे स्टॉक्स, कैश रिजर्व्स, बैंक डिपॉजिट्स। मतलब इनका क्या होता है, हम इनको सेल करेंगे और हमें इससे कैश आराम से मिल सकता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसकी कुछ एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, बट वो मॉनेटरी वैल्यू टैंजिबल नहीं होती जब तक हम उसको कैश में एक्सचेंज नहीं करवा रहे, जब तक हम उसको बेच नहीं रहे। तब तक वो जो शेयर है, क्योंकि आजकल फिजिकल शेयर्स नहीं मिलते, आजकल डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स जाते हैं, मतलब सारे के सारे शेयर्स जो है वो ऑनलाइन है। तो जब तक हम उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, तब तक उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, टैंजिबल वैल्यू हमें वहां से डिराइव नहीं होगी, राइट। रियल एसेट्स क्या होते हैं? रियल एसेट्स जो होते हैं वो वैल्यू जनरेटिंग फिजिकल एसेट्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। फिजिकल एसेट्स यहाँ पे होते हैं जो कि कोई भी बिजनेस ओन करता है, जैसे कि लैंड है, किसी के पास बिल्डिंग है, इन्वेंट्री है, प्रेशियस मेटल्स है, कमोडिटीज है, रियल एस्टेट है, लैंड है, मशीनरी है। तो ये सारे के सारे फिजिकल एसेट्स है, राइट। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन द रियल एसेट्स। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। तो काफी लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्पेक्यूलेशन क्या होता है, और कुछ लोग इसको बहुत ही सिमिलर समझते हैं, राइट। बट इनमें काफी डिफरेंस होता है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम टाइम होराइजन के हिसाब से देखें, तो इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, राइट। लाइक लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, इसमें हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने लैंड खरीदा और एक महीने में हमने बेच दिया, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। लेकिन जो स्पेक्यूलेशन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ पे हम एसेट को होल्ड करते हैं 1 दिन से 1 ईयर तक के लिए, ताकि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो, और जैसे ही वैल्यू इंक्रीज हो हम इसको बेच दें, राइट। इट इज लाइक गैम्बलिंग। रिस्क जो होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लो टू मॉडरेट होता है, लेकिन स्पेकुलेशन में काफी हाई रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिसर्च नहीं करते हैं, कुछ भी पहले से सोच के प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमें यहाँ पे पैसे लगाने हैं। हम देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू कम चल रही है तो इसको खरीद लेते हैं, वैल्यू बढ़ेगी तो इसको आगे जाके बेच देंगे, राइट। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन स्पेक्यूलेशन में हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? मार्केट में प्राइस जो चेंज हो रहा है उससे, उसका जो मार्केट में प्राइस जो डिफरेंस है उससे जो हमें पैसा मिलेगा, दैट इज आवर सोर्स ऑफ इनकम। क्या यहाँ पे इनकम स्टेबल होती है? नो, यहाँ पे इनकम काफी अनसर्टेन होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वेरी स्टेबल इनकम हमें मिलती है। फंड्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम खुद के फंड्स जरूर लगाते हैं इन्वेस्टमेंट में, लाइक जैसे हमारी की सेविंग्स हो गई, वो हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेक्यूलेशन की बात करते हैं, तो स्पेक्यूलेशन में ज्यादातर पैसे जो होते हैं वो बोरोड पैसे होते हैं, किसी से उधार हमने मांगा और फिर हम यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हैं, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट में हमारी प्लानिंग काफी कॉशियस होती है, हम काफी रिसर्च करते हैं इसके लिए, राइट। काफी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन काफी अग्रेसिव होती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर्स या कंपनी के अकाउंट्स हम एनालाइज कर सकते हैं, उसकी P&L स्टेटमेंट देख सकते हैं, हम बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही, और आगे क्या उसका ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, राइट।
लेकिन अगर हम स्पेक्यूलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम चलते हैं हर्ड इंस्टिंक्ट से। मतलब जो लोग जहां पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम भी वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, इन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। या फिर दूसरी चीज हो सकती है इनसाइड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई इनसाइडर है कंपनी का, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आगे जाके इसका प्राइस हाई होने वाला है या लो होने वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन। राइट, कि अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो मेरा मेन क्या है कि अगर कुछ टाइम बाद मैं उन शेयर्स को सेल कर रही हूँ तो मुझे उससे कुछ गेन हो। ठीक है, उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मोस्टली लोग इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ पैसे सेव करना चाह रहे हैं ताकि हमारी सेविंग्स हो सके, ताकि हम फाइनेंशियली जो है डिसिप्लिन हो सके। राइट, हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर सके, उसके लिए हम सेव करते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन के लिए, कभी जो मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर स्पेक्यूलेशन। टैक्स बेनिफिट के लिए भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने से। बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें डिडक्शंस मिलती हैं ऑन द टैक्स लाइबिलिटी। लास्टली हेजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो हम कुछ ऐसे एसेट्स और कुछ ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को हेज कर सके। राइट, इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स हैं उससे बच सके। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो भी अक्यूमुलेटेड हमारा मनी है उसको हम इकट्ठा करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ उसको मैच करते हैं। उनको हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बेनिफिट्स है लाइक हम फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। हम अगर इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे तो हमें रिटर्न्स काफी अच्छे देखने को यहाँ पे मिलते हैं। मीटिंग मेजर एक्सपेंडिचर, हो सकता है कि मुझे मेजर एक्सपेंडिचर कोई 10 साल या 20 साल में मेरा आने वाला है मेजर एक्सपेंडिचर। लाइक सपोज मुझे 10 साल में हाउस खरीदना है कोई, तो उस हाउस को खरीदने के लिए मुझे अभी से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अभी से सेविंग्स करनी पड़ेगी। तो उस हाउस को खरीदने के लिए काफी मेजर मेरा एक्सपेंडिचर जाता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। और इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली साइड बाय साइड इंक्रीज होती ही है। लास्टली, इन्वेस्टमेंट प्लान अगर हम करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। हमें अगर नॉलेज है कि कौन कौन से डिडक्शंस हम अवेल कर सकते हैं तो उससे टैक्स प्लानिंग जो होती है हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को अपने प्लान करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो आता है वो है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेटअप करना है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेटअप करते हैं तो हमें तीन फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही मेन होती है जो हमें कंसिडर करनी होती है। सबसे पहली चीज है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज द टाइम होराइजन, कि कितने टाइम के लिए हम जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड लास्टली इज द रिस्क टॉलरेंस। राइट, सो ये थ्री जो फैक्टर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं वो हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं, हम गेन इनकम गेन के लिए कर रहे हैं या किस चीज के लिए कर रहे हैं। टाइम होराइजन की अगर हम बात करें तो ये टाइम होराइजन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से एक टाइम फ्रेम की तरह काम करता है। सो दिस इज अ टाइम फ्रेम जहाँ पे इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स है वो किस टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। एंड रिस्क टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कितनी फ्लक्चुएशंस जो है, अगर मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो कितनी फ्लक्चुएशंस जो है इन्वेस्टर बियर कर सकता है, उसको हम कहते हैं रिस्क टॉलरेंस। अगर हम रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं रिस्क अवर्स।
रिस्क अवर्स का मतलब होता है ये जो है इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स रिस्क को अवॉइड करते हैं, दे डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क। कुछ होते हैं एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रिस्की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकें। तो ये इनका मानना ये होता है जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा रिटर्न भी मिलता है, और ये इतना ज्यादा रिस्क को अवॉइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब पास काफी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं। हमारे पास शेयर्स होते हैं, हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जो कि डेरिवेटिव मार्केट्स में आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स होते हैं। तो काफी सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हमें इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई ओल्ड मैन है जो ओल्ड एज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, राइट, वो ओल्ड एज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हो सकता है कि वो इक्विटी को ना देखे, प्रेफर करे, राइट, वो डिबेंचर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं हमें उन पे रेगुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर हम यंग पर्सन की बात करें, तो जो यंग पर्सन है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, साथ के साथ डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्या होता है, अब जैसे ही हमारे पास लिस्ट बन जाती है कि ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल है, उसके नेक्स्ट स्टेप होता है हम उनका रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क है और उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट। लास्टली हम एक पोर्टफोलियो क्रिएशन करते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएशन में क्या होता है, यहाँ पे हम अपना ऑप्शंस को इकट्ठा करते हैं कि हमें सपोज शेयर्स वाला ऑप्शन चाहिए, प्लस हमें डिबेंचर्स चाहिए, तो हम शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एक अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं। इन्वेस्टर जो है एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो चूज करता है एज पर उसकी जो भी रिस्क एपेटाइट है। लास्ट स्टेप इज दी पोर्टफोलियो रिविजन एंड इवेल्युएशन। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पोर्टफोलियो अपनी क्रिएट कर दी तो मैं उसी पे ही 3-4 साल लगा दूंगी या 20 सालों तक उसी को ही चलने दूंगी। नो, वी हैव टू मॉनिटर इट कि वो कितने रिटर्न्स मुझे दे रही है, उसको इवेलुएट हमें करना है, उसको रिवाइज करते रहना है रेगुलरली, राइट, तभी हमें अच्छे से रिटर्न के चांसेस मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग इज द रिटर्न। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न होता है जितना भी हमें टोटल बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक परसेंटेज में होता है। किसकी परसेंटेज होती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कहीं पे करी है, तो इस 1 लाख का मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। दो टाइप्स के हमारे पास रिटर्न होते हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। हिस्टोरिकल रिटर्न की मुझे पास्ट 1 ईयर में या पास्ट फ्यू ईयर्स में कितना रिटर्न अभी तक मिला है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। एक्सपेक्टेड रिटर्न की कितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द फ्यूचर, कि इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके मुझे 10% या हो सकता है 11% का रिटर्न मिले, राइट। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ रिटर्न। अब हम मेजर कैसे करेंगे रिटर्न? तो यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जो हमारा पास रिटर्न है जो अभी तक हमें मिला है, अगर मुझे ये देखना है मुझे कितना परसेंटेज मिला है, तो उसको कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम प्लस चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इन्वेस्टर है जिसने एक बॉन्ड खरीदा है 900 रुपीज में, जिससे उसको 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, ये हुई है इसकी इनकम, राइट। अब करंट मार्केट प्राइस जो है बॉन्ड का वो है 1000 रुपीज। तो हमें रेट निकालना है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आया है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल रिटर्न हमें कितना मिला है, 100 रुपीज का हमें रिटर्न मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना प्राइस में चेंज आया, 900 का वो बॉन्ड था उसकी वैल्यू 1000 हो गई है, तो हमारे पास 100 रुपीज का यहाँ पे चेंज आया है, डिवाइडेड बाई द परचेज प्राइस, हमने परचेज किया था 900 रुपीज में, तो ये हो जाएगा हमारा 200/900 विच इज इक्वल टू 2/9। तो यहाँ से अगर हम रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पे कितना निकलता है, दिस कम्स आउट टू बी 0.222 समथिंग, और इसको हम लिख सकते हैं 22.22%, राइट।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि फ्यूचर में हमें कितना रिटर्न होने वाला है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा पी आई आर आई, राइट। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे पी आई आर आई, मतलब ये है हमारा पी आई, ये है हमारा आर आई, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। So 0.30 into 20, this comes out to be 6. 0.40 into 16, this comes out to be 9.4, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये आता है 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस का है, यहाँ पे रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है, तो ये हम नेगेटिव लेंगे। अब करेंगे हम इसका समेशन, दिस इज समेशन। सो सम करेंगे अगर हम इसका तो कितना आता है 9.4। तो हमारा जो रिटर्न है दैट कम्स आउट टू बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम्स आउट टू बी 9.4%, राइट। तो अब यहाँ पे एक और मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है, दैट इज हम जो परसेंटेज है उसको इग्नोर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिस्क। सो रिस्क होता क्या है? रिस्क का मतलब होता है फाइनेंशियल टर्म्स में एज अ चांस दैट एन आउटकम और इन्वेस्टमेंट एक्चुअल गेन विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था हमें वो नहीं मिला, मतलब रिस्क एक तरीके की वेरिएबिलिटी है। ठीक है, कि जो भी चेंज आया है एक्सपेक्टेड रिटर्न में उसको कहते हैं रिस्क, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क और अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो काफी लोग रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंफ्यूज करते हैं, बट इस इन दोनों ही चीजों में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। बिकॉज जो भी रिस्क होता है, हम अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो हम रिस्क को एक प्रोबेबिलिटी रिस्क पे असाइन कर सकते हैं, राइट। कि 90% रिस्क है, इस पे 70% रिस्क है, तो रिस्क को हम प्रोबेबिलिटी में असाइन कर सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये एक अनसर्टेन इवेंट होता है जिसमें हम कोई भी एक्सपेक्टेड आउटकम जो होने वाला है उसमें हम उसको प्रोबेबिलिटी असाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अचानक से कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, राइट। नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कहीं से भी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं थी और अचानक से ही आ जाती है, तो वो एक अनसर्टेन इवेंट हो गया, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं थी उसके आने की, तो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। और रिस्क सपोज कि हमें पता है कि हमने गुड्स बनाए हैं और वो ट्रांजिट में खराब होंगे ही होंगे, थोड़ा बहुत थेफ्ट होगा, थोड़ा बहुत स्पिलेज हो जाएगा, तो कितना रिस्क है उसका, हाँ कि भाई 10 to 20% उसका रिस्क है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी वी हैव असाइंड टू दैट, सो उसको रिस्क कहते हैं। अगर हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था अभी, कि जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा हमें रिटर्न भी मिलता है। तो हमने देखो वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे हमने रिटर्न को मार्क किया हुआ है एंड एक्स एक्सिस पे हमने रिस्क को मार्क किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसीलिए क्योंकि रिस्क जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मेजर होता है, राइट। तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे है लेट्स सपोज, तो ये हमारा रिस्क है और इतना हमें रिटर्न मिला है, राइट। अगर हम थोड़ा और हाई लेवल पे जाते हैं तो जितना ज्यादा हमारा रिस्क बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा हमारा रिटर्न भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज दी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के हिसाब से, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं हम, व्हाई डू वी डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो? बिकॉज ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो भी फंड्स हैं उसको एलोकेट करते हैं टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब ये क्यों कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के एसेट्स में ही क्यों डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? ताकि इससे मिनिमाइज हो सके हमारा रिस्क। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है जिसे हम कहते हैं, do not put your eggs in one basket। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इन्वेस्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, जो फ्रेज है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमें एक ही चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही चीज, सपोज मैंने सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो शेयर्स जो है मुझे रिटर्न नहीं दे रहे, तो मेरे सारे पैसे यहीं पे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैंने कुछ पैसे शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रखे, कुछ मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे थे,
कुछ सपोज डिबेंचर्स में कर रखे थे, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कर रखे थे, लेट सपोज, ठीक है। तो मैंने 4 जगह अपने फंड्स इन्वेस्ट करे हुए हैं किसी एक जगह से मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, तो बाकी जगह से तो मुझे रिटर्न मिल रहा है ना, ठीक है। तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफाई करना। मैं अलग अलग एसेट्स में अपने फंड्स को एलोकेट कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ताकि मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकूँ। The primary focus is to select those assets या financial instruments इन अ पोर्टफोलियो जो कि हमारे रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली फ्रेज इंपॉर्टेंट है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से हमें अपने सारे के सारे जो भी इन्वेस्टेबल फंड्स है, जो भी मैंने सेविंग्स करनी है, जो भी इन्वेस्ट करना है, वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, रैदर उसको स्प्रेड करना है अलग अलग कंपनी में, अलग अलग एसेट्स में। तो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है कि जो भी गेन हो रहा है एक इन्वेस्टमेंट में, दैट आउटवेज द लॉस इन द अदर इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मार्ट प्लानिंग करके, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिस्क। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनेंस में दो टाइप्स के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, एंड जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है दैट इज कंट्रोलेबल इन नेचर। एंड जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो मैक्रो होता है नेचर में, ये माइक्रो होता है। अब ये माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब यहाँ पे जितने भी फर्म्स हैं मार्केट में, जितनी भी पूरी मार्केट है, उसको इफेक्ट होता है इस सिस्टमैटिक रिस्क से। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क किसी एक सिंगल कंपनी को या फिर किसी एक सिंगल फर्म को इफेक्ट करती है। सो सिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है कि अगर मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से सारे के सारे फर्म्स पे इफेक्ट होता है, सारे इन्वेस्टमेंट्स पे इफेक्ट होता है, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट इज द मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या होता है कि जितने भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, या मार्केट में जितने भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं, जितने इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जितने भी चेंज आ रहे हैं वो पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं, दैट इज द मार्केट रिस्क। नेक्स्ट इज द परचेजिंग पावर रिस्क और द इन्फ्लेशनरी रिस्क। अब इसमें क्या होता है, इसको इन्फ्लेशन रिस्क भी कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये ऐसा रिस्क है जहाँ पे परचेजिंग पावर किसी भी इन्वेस्टमेंट की इरोड हो जाती है ड्यू टू द इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन, जो भी प्राइस राइज होता है, उसकी वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स में फर्क आता है, इन्वेस्टमेंट के जो प्राइस में फर्क आता है, उसको हम क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर रिस्क। नेक्स्ट इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द बिजनेस रिस्क और द लिक्विडिटी। बिजनेस रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो हर बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, तो वहां पे जो रिस्क होता है उसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब अगर कंपनी सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, तो उसके जो ऑपरेशंस है वो एफिशिएंटली नहीं चल पाएंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, ये माइक्रो होते हैं नेचर में, मतलब हर बिजनेस का अलग अलग टाइप का रिस्क होता है। अब ये होता क्यों है? कंपनी की हो सकता है जो मैनेजमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, जो भी कॉम्पिटिटिव पोजिशन है, जो भी उसके इंटरनल फैक्टर्स यहाँ पे बेसिकली होते हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क उनका इंक्रीज हो रहा है। तो इनका पूरी मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिंगल कंपनी को ये ज्यादातर इफेक्ट करती है या फिर पर्टिकुलर कंपनीज को इफेक्ट करती है। फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल रिस्क एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके हिसाब से हम कोई अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को या फिर डेट ऑब्लिगेशंस जो भी होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, दैट मीन्स वो क्रेडिट रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क फेस कर रही हैं। लास्टली ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होता है हमारा जो भी बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क को मिला के जो भी हमारा होता है, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल रिस्क। तो एग्जाम में जो होता है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उस क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है एंड एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करना है।
तो हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा पी आई आर आई के थ्रू। रिस्क को यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो रिस्क जो है वो तीन तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज से, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना ज्यादा हमारा रेंज की वैल्यू आएगी, इसका मतलब उस सिक्योरिटी में उतना ज्यादा रिस्क है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक तरीका है जिससे हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके कैलकुलेट करना है रिस्क को, राइट। सो हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने रिटर्न में देखा था, बट यहाँ पे स्टेप जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमारा लगेगा सिग्मा पी आई इंटू आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिग्मा मतलब सम करना है किसका, इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे आर बार। तो क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो हमारा आर बार आया था 9.4, राइट। तो ये हमारा आर बार आया था। तो हम क्या कर सकते हैं, आर माइनस आर बार निकाल सकते हैं। आर माइनस आर बार मतलब हर एक रिटर्न की वैल्यू को हमें माइनस करना है 9.4 से, ठीक है। तो 20% को अगर हम 9.4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 20 माइनस 9.4 विच इज इक्वल टू 10.6। ऐसे 16 में से 9.4 को माइनस करेंगे तो आएगा 6.6। माइनस 10 में से 9.4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस 10 को 9.4 से माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस दिस विल बी माइनस 19.4, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर करना है। सो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा दैट इज आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। 10.6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दैट विल कम आउट टू बी 112.36। अगर हम 6.6 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 43.56। एंड अगर हम माइनस 19.4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, माइनस 19.4 है इंटू हम माइनस 19.4 करेंगे, दैट मीन्स जो ये इसका स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 376.36। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। तो दैट इज पी आई इंटू आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.30 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, 33.7। इस वाले को अगर हम 0.40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 17.4। एंड यहाँ पे हमारा आएगा 112.9। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो अगर हम सम करते हैं यहाँ पे तो इसका सम आता है 164। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें सम करने के बाद इसका क्या करना था, स्क्वायर रूट करना था। तो 164 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 12.8। तो ये तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मतलब होता है एक तरीके से, यहाँ पे हम डिस्पर्जन मेजर करते हैं, कितना डिस्पर्स्ड है किसी भी फंड्स के रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से ही निकल जाता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 12.8 आया। 12.8 को हम अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिस्क में पूछा जा सकता है, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ सिक्योरिटी, विच सिक्योरिटी इज बेटर फॉर द इन्वेस्टर। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही चीजें गिवन होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीवी भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि डिस्पर्जन को कैलकुलेट करता है। कब कैलकुलेट करता है, जब हम किसी सिक्योरिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो सिक्योरिटीज एक्स और वाई को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी जो है ज्यादा बेटर है।
तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जानने की जरूरत है, जितना हाइयर सीवी होगा, हाइयर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिस्कियर इज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी ये क्यों हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतनी ही ज्यादा उसके डिस्पर्स रिटर्न होंगे, मतलब उतने ही ज्यादा कभी रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, कभी रिटर्न नहीं मिल रहे, तो परफॉर्मेंस उसकी अप डाउन ज्यादा है, दैट मीन डिस्पर्जन उसमें ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देखते हैं, तो जो कि होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय जो भी हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड या फिर मीन रिटर्न होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एक्स सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो एक्स सिक्योरिटी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7 एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10, सो दिस इज 0.7। अगर हम y वाले के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका 10/20 आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2, एंड 1/2 होता है 0.5। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, x की वैल्यू हाइयर, तो दैट मीन्स जो x है इज रिस्कियर, एक्स वाला जो है इन्वेस्टमेंट दैट इज रिस्कियर। बेटर क्या है इन्वेस्टर के लिए, वाई इज बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखना कि वाई इज बेटर या एक्स इज रिस्कियर, हमें यहाँ पे रीजन भी बताना पड़ेगा, वाई इज बेटर फॉर द इन्वेस्टर बिकॉज the coefficient of variation is lower, and lower the coefficient of variation, lower the coefficient of variation, lower is the risk. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन था हमारा जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल रिटर्न। ठीक है, तो हमें दो सिक्योरिटीज गिवन है और उन दोनों सिक्योरिटीज का हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। तो सपोज मैंने एक्स वाली सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करा है और मैंने वाई वाली सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करा है, दोनों ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा है, और एक्स से मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है, वाई से मुझे 18% का रिटर्न मिल रहा है। तो दोनों का टोटल रिटर्न अगर मैं ऐड करूं, तो टोटल मुझे कितना रिटर्न यहाँ से देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें, जो मेरी पोर्टफोलियो है उसमें एक्स का कितना हिस्सा है 70%, वाई का कितना हिस्सा है 30%। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, या फिर हम इसको यहाँ पे टोटल रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा WIRI। ठीक है, तो यहाँ पे WI क्या है, WI इज द वेटेज, कितनी वेटेज है इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब कितना हिस्सा है उसका पोर्टफोलियो में, लाइक एक्स का 70% है और वाई का 30% है, तो हमें उसका बस सम करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, तो कैसे होगा, 12 रिटर्न है एक्स का और इसका हिस्सा कितना है 70%, प्लस वाई वाले का 18 है और इसका हिस्सा कितना है 30%, राइट। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको 0.70 ऐसे लिख दो, प्लस 18 इंटू 0.30 ऐसे लिख दो। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है इसका रिटर्न 13.8%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्ड बॉन्ड्स। तो गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व। ठीक है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसका बैकअप क्या है, गोल्ड रिजर्व। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, गोल्ड बैंक्ड बॉन्ड जो होते हैं ये गवर्नमेंट इशू करता है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, जो कि हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं वाइल बीइंग सिक्योर्ड बाय गोल्ड। हम यहाँ पे गोल्ड से सिक्योर्ड रहते हैं, जैसे कि हमें फिजिकल गोल्ड हम खरीदते हैं तो उसकी तरह नहीं है यहाँ पे। फिजिकल गोल्ड जो हम खरीदते हैं उससे हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम उसको बेच देंगे, मतलब प्राइस अप्रिसिएशन से मिलेगा जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो हमें स्टेडी रिटर्न्स ऑफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या फिर एनुअल परसेंटेज यील्ड। यहाँ पे डुअल बेनिफिट होता है, मतलब हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंट इनकम भी आ जाएगी, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है हमें वो भी मिलेगा, प्लस लास्टली अगर हम इसको बेचते हैं तो उसको उससे हमें क्या मिलता है, रिटर्न भी मिलता है, अप्रिसिएशन रिटर्न। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स।
तो गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट के इशूड बॉन्ड्स, दूसरा होता है प्राइवेट या कॉर्पोरेट गोल्ड बॉन्ड्स। गवर्नमेंट जो इशू करती है उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं किसी कंट्री, कुछ कंट्रीज में। ये सेंट्रल बैंक इशू करती है या गवर्नमेंट इशू करते हैं। रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं इसके, यूजुअली 2.5% एनुअली। ये गवर्नमेंट बैक्ड है तो सिक्योर होते हैं काफी, और ये गोल्ड के मार्केट प्राइस से लिंक्ड होते हैं। पॉपुलर होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स में, जो कि हाई यील्ड नहीं चाहते लेकिन कंजर्वेटिव है, वो चाहते हैं हमारी स्टेबल इनकम होती रहे, हम रिस्क लेना नहीं चाहते। नेक्स्ट है प्राइवेट या फिर कॉर्पोरेट गोल्ड बॉन्ड्स। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं। टिपिकली इनका हाई रिटर्न होता है कंपेयर टू द गवर्नमेंट वाले बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्ड विद इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस लाइक कोलैटरलाइजेशन एंड लॉस सेफगार्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम कॉर्पोरेट गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कोलैटरल वाली सर्विस मिलती है, राइट। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है कोलैटरल की, अगर हमें रिटर्न नहीं मिलता है तो उसकी जगह हमें कुछ और मिलेगा, लाइक कोई हमें शेयर इशू कर सकते हैं वो, या हमारे लॉस सेफ गार्ड करने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने ये रूल्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को अप टू 10.95% का एनुअल परसेंटेज रिटर्न देता है, विद डेली कंपाउंडिंग, नो फीस एंड फर्स्ट लॉस प्रोटेक्शन। यहाँ पे एक तरीके से इंश्योरेंस होता है इनके पास। नेक्स्ट इज द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या कोई हाउसिंग यूनिट, राइट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो इससे हमें स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती है। कैसे मिलेगी? थ्रू रेंटल इनकम, थ्रू पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन। उस लैंड का जो है, उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए तो उससे कैपिटल एप्रिसिएशन से भी हमें पैसे मिल सकते हैं, या फिर उस बिल्डिंग को हमने रेंट पे चढ़ा दिया तो उसकी रेंटल इनकम हमें यहाँ से मिल सकती है। तो एक तरीके की रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम हमें यहाँ से मिलती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। अभी ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड समझ लेते हैं पहले होता क्या। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि काफी न्यू होते हैं, स्क्रैच से डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन इनमें हाई रिस्क होता है, हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से शुरुआत हो रही है इसकी, स्क्रैच से डेवलप हो रहा है, और इसमें हाई रिटर्न पोटेंशियल भी होता है। जैसे कि अगर मुझे कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन न्यू लॉन्च करना है, या मुझे सोलर फार्म्स लेट सपोज कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो उसकी हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई लॉन्च कर रही हूँ, हो सकता है कि वो आगे जाके लोगों को पसंद ना आए, तो इसमें हाई रिस्क है, कॉस्ट भी बहुत है क्योंकि मैं अभी न्यूली लॉन्च कर रही हूँ। और अगर अच्छा हो गया, लॉन्च अच्छा हो गया, तो हो सकता है रिटर्न भी अच्छा मिले। तो यहाँ पे ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि रेनोवेट हो रहे हैं या अपग्रेड हो रहे हैं, तो इसीलिए इसमें इतना लो रिस्क होता है, और कॉस्ट भी कम होती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मुझे कोई कंटामिनेटेड या अंडर यूटिलाइज लैंड को रीडेवलप करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसी वैल्यूएबल कम्युनिटी एसेट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो उससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, राइट। अगर किसी का इंटरेस्ट है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो वो ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि डेट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे होता क्या है, इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है जिससे वो अपने पोर्टफोलियो रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, मनी मार्केट फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक की एफडीज अगर हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो ये हमें एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज मार्केट इन इंडिया। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी और से डेराइव कर रहे हैं अपनी वैल्यू। किससे डेराइव कर रहे हैं? जिससे वैल्यू डेराइव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। अब ये अंडरलाइंग एसेट स्टॉक भी हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट जो होती है इंडिया में, ये हमें एक्सपोजर प्रोवाइड करती है टू वेरियस कमोडिटीज। जैसे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में,
ठीक है, तो इन सब चीजों, इन कमोडिटीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेजर कमोडिटी एक्सचेंज जो होते हैं इंडिया में, दैट इज एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इन्वेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में या कमोडिटी मार्केट्स में, तो ये हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है टू हेज, मीन्स टू मिनिमाइज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड मैनेज द रिस्क इन द पोर्टफोलियो। राइट, तो हम पोर्टफोलियो के जो रिस्क है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो काफी तरीके से कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड में जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कमोडिटी मार्केट्स, तो काफी सारे हमारे पास इनफ ऑप्शंस होते हैं। राइट, उनमें से एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का भी। नेक्स्ट टॉपिक इज द म्यूचुअल फंड्स। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में कोई भी इंटरमीडियरीज की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हम खुद से किसी भी सिक्योरिटी को परचेज करते हैं, खुद से ही उसको सेल करते हैं। अब ये ऐसा कब होता है? जब हमें फुल नॉलेज होती है किसी भी मार्केट की, ठीक है, हमें अच्छे से नॉलेज है वो कैसे मार्केट ऑपरेट होती है और ऑल। सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन्हें नॉलेज नहीं होती है इतनी स्टॉक मार्केट की, तो ये खुद से परचेज और सेल नहीं करते हैं। रैदर ये क्या करते हैं, किसी फंड मैनेजर को अपना मनी देते हैं। अब ये जो फंड मैनेजर है ये अलग अलग इन्वेस्टर से कुछ मनी पूल पूल करता है, राइट। जब इसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है तो ये सिक्योरिटीज चूज करता है कि इस मनी को किस सिक्योरिटी में हमें इन्वेस्ट करना है और कौन सी सिक्योरिटी हमें बेटर रिटर्न दे सकती है। तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये काफी एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, जिन्हें पता होता है, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है, राइट। ये लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज इनके पास 1000 रुपीज कूल डाउन होते हैं और ये लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिससे इनको रिटर्न मिलता है ₹100 का, ठीक है। अब क्या ये ₹100 के 100 इन्वेस्टर्स को दे देते हैं वापस? नो, ये इसमें से अपना कुछ नॉमिनल फी चार्ज करते हैं, राइट। तो जो ये फी चार्ज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस रेशियो, या फिर जो भी ये मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं, राइट। तो उसमें से सपोज इन्होंने 10 रुपीज चार्ज किया, जो बाकी के 90 रुपीज होते हैं, जो 10 रुपीज माइनस करके आते हैं, वो ये लोग इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड्स का काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स काफी सारे टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। अगर हम बाय स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल स्कीम होता है। ओपन एंडेड में जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे परचेज और सेल होती है वो कॉन्टिन्यूअसली होती है, राइट। तो ये अगर हम कॉन्टिन्यूअसली परचेज सेल करते हैं तो ये जो स्कीम है हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम 3 इयर्स का, जिससे पहले हम कोई भी अमाउंट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टेड है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। इंटरवल स्कीम जो होता है वो ओपन एंड क्लोज एंडेड के बीच की स्कीम होती है। अगर हम नेचर के हिसाब से बात करें तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या जो फंड मैनेजर है वो हमारे फंड्स किस में इन्वेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। अगर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है हमारे जो फंड्स हैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको इक्विटी फंड कहेंगे, डेट में इन्वेस्ट कर रही है तो डेट फंड कहेंगे, और अगर मिक्सचर है इक्विटी और डेट का तो यहाँ पे उसको बैलेंस फंड्स कहेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखें कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ चाहिए और ये जो ग्रोथ होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूंगी? इक्विटी फंड्स में। अगर मुझे इनकम चाहिए, डेट ऐसे फंड्स होते हैं जो रेगुलर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो रेगुलर इंटरेस्ट इनकम ऐसी स्कीम्स होती हैं जो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं। बैलेंस स्कीम्स जो होती हैं वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करती हैं। एंड मनी मार्केट स्कीम्स मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक T20 या कमर्शियल पेपर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करती हैं। अदर स्कीम्स में हमारी टैक्स सेविंग स्कीम्स आ जाती हैं, ऐसी स्कीम्स जिसमें इन्वेस्ट करने से हमारा टैक्स काफी बचता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ELSS इज द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिससे हमारा काफी ज्यादा टैक्स में हमें रिबेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज द इंडेक्स स्कीम। इंडेक्स स्कीम का मतलब होता है जो कि लिस्टेड होते हैं इन द निफ्टी। अब ये वाली स्कीम जो होती हैं दीज रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स लाइक NSE 50। यहाँ पे NSE 50 का मतलब क्या है कि हमारे जो पैसे हैं वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होंगे।
सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाए तो वो हम कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेट्रोलियम सेक्टर चूज कर सकते हैं, हम डिफेंस सेक्टर चूज कर सकते हैं। ऑल्दो जो डिफेंस सेक्टर है इट इज नॉट फुली इन्वेस्टेबल कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अदरवाइज हम टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा सारे की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल में जाए या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। लेकिन ये जो चीज होती है ये रिस्की ज्यादा होती है दैन डाइवर्सिफाई, क्योंकि हम अपने सारे के सारे फंड्स एक ही टाइप की सेक्टर में लॉक कर रहे हैं। तो अगर वो सेक्टर लॉस में जाता है तो हमारे फंड्स भी लॉस में चले जाएंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन फॉलो नहीं करता है और बहुत ही रिस्की होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या होता है? मतलब अगर मैं इंटरनेशनल फंड्स में, फॉरेन मार्केट में, आउटसाइड इंडिया कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकूं, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन दी इंटरनेशनल एवेन्यूज। अब एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन स्टॉक मार्केट, फॉरेन बॉन्ड्स, जो भी हमारे ईटीएफ्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं वो किसी भी इन्वेस्टर को एक्सपोजर प्रोवाइड करता है कि वो बाहर ग्लोबल जा सके, राइट। जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमारी डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है एंड हो सकता है हमें बेनिफिट्स मिले, पोटेंशियल रिटर्न मिले वहां पे इन्वेस्ट करके, राइट। लास्ट टॉपिक इज करेंसी डेरिवेटिव्स एंड डिजिटल करेंसी। सो करेंसी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को टू हेज अगेंस्ट द करेंसी रिस्क। जो भी करेंसी रिस्क है उससे बचने के लिए अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी करेंसी डेरिवेटिव्स। डिजिटल करेंसी क्या है? ये बहुत ही रिसेंट ईयर्स में अब एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे कि डिजिटल करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी जो कि क्रिएट एंड मैनेज होती है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स। ये हमें याद रखना है, जो भी ब्लॉकचेन या इंक्रिप्शन की टेक्निक्स है इससे मैनेज होती है ये करेंसी, ये फिजिकल करेंसी नहीं होती है। जैसे कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इथीरियम है, रॉबक्स है, ये सारी की सारी डिजिटल करेंसी होती है। अगर हम करेंसी डेरिवेटिव्स या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक न्यू एसेट क्लास देखने को मिलती है जिसका हाई पोटेंशियल होता है रिटर्न्स का, बट इनके हाई रिस्क भी होते हैं। So that's it for unit 2. If you have any doubt, you can ask me on the comment section or in the Telegram group.